हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी आई है 2025 में 19,800, उसको लेकर के ये सीरीज हमने स्टार्ट किया। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक, यानी कि 2010 से लेकर के 2022 तक में जो भी बिहार पुलिस में क्वेश्चंस पूछे गए, स्पेशली साइंस के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले PYQ साइंस। तो आप देखेंगे कि कांस्टेबल में किस तरह के साइंस क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके बाद हम लोग अपने तरीके से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में पार्ट बाय पार्ट करके डिस्कस करूंगा। जैसे कि ये सेट नंबर 1 है, इस तरह के और भी हम लोग पार्ट्स लाएंगे, उसमें आप देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका 2010 के पेपर में पूछा गया है और वहीं से हमने सारे क्वेश्चंस लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आराम से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर क्या होगा। तो वहां पे हो सकता है कि गाड़ी की ओर गिर सकता है, यानी कि जो लड़का है वो गाड़ी की ओर गिर सकता है। इसका कारण क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है कि जब कोई रेलगाड़ी तेज गति से गुजरती है तो उसके चारों ओर हवा का दबाव बदल जाता है। गाड़ी के पास की हवा तेजी से बहती लगती है, जिससे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति पर एक वायु गतिकीय प्रभाव, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में एरोडायनेमिक इफेक्ट कहते हैं, इस प्रभाव के कारण व्यक्ति गाड़ी की ओर खींच सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते, इसका कारण क्या होता है। मतलब टेलीविजन के जो सिग्नल होते हैं एक निश्चित दूरी तक ही हम प्राप्त कर पाते हैं, उसके बाद नहीं मिल पाता, तो इसका कारण क्या होता है। तो इसका सिंपल सा कारण ये है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण जो सिग्नल है वहां नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वायु की बूंदे गोल होने का कारण क्या है। तो वायु के बूंदों का गोल होने का जो कारण है वो हम यहाँ पे कहेंगे कि सरफेस टेंशन, यानी कि जल का पृष्ठ तनाव। ठीक है, जल का पृष्ठ तनाव के कारण वायु की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। राइट, अच्छे से अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पे क्लियरली हमने लिखा है कि वर्षा की बूंद गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है, यानी सरफेस टेंशन। कारण अगर बात करें तो जल अणुओं के बीच आपसी आकर्षण बल, यानी अणुओं के बीच पृष्ठीय बल के कारण जल की सतह सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। इस प्रवृत्ति के कारण जल की बूंद न्यूनतम सतह के क्षेत्र में रहने की कोशिश करती है और न्यूनतम सतह क्षेत्र का आकार गोलाकार होता है। राइट, यानी कि न्यूनतम अगर वो सरफेस को लेना चाहता है तो अपने आप को बहुत ही छोटा सिकुड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम कह सकेंगे सरफेस टेंशन के कारण ये होता है। राइट, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के बताइए कि किस इफेक्ट के कारण इंद्रधनुष बनती है। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष बनती है। तो अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण का लंबाई क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपने डेफिनेटली 10th क्लास में पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि समतल दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति अगर 6 फीट का है, अगर वो पूरा अपना बॉडी देखना चाहता है तो वो मिरर 3 फीट का होना चाहिए, हमेशा आधा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु अनुक्रमानुपाती में होती, किसके अनुक्रमानुपाती में होती है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि गिरने के समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है।
यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए जो दूरी गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार निर्धारित होती है s बराबर 1/2 हाफ GT स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं गिरने के समय के वर्ग, समय का वर्ग टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसका विस्थापन का परिणाम क्या होगा। यानी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अगर मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और सबसे पहले वो 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, इधर 8 किलोमीटर गया और फिर वो उत्तर की ओर जाता है 6 किलोमीटर, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, तो इसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, यानी न्यूनतम दूरी हमारा क्या निकलेगा इस तरह का। तो ये देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि यहाँ पे हम समकोण देख सकते हैं ये बनेगा। तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी टोटल 100 और 100 का अगर रूट निकालोगे 10, तो करेक्ट क्या होगा ऑप्शन ए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विस्थापन का परिणाम है वो 10 किलोमीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शक्ति जो पावर है इसका मात्रक क्या होता है। शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा वाट। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है वो है ध्रुवण की घटना। ध्रुवण की घटना ध्वनि के द्वारा, ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है, तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि सूरा से शुद्ध एल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए सूरा मतलब यहाँ पे शराब होता है, शराब से शुद्ध एल्कोहल जो है वो आसवन विधि के द्वारा प्राप्त हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे बी होगा। और इसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझेंगे, यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। सूरा यानी शराब से शुद्ध एल्कोहल आंशिक आसवन द्वारा प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रक्रिया जो है आसवन बिंदु का अंतर अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा आप देख लो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट देखना है वो हमारा कुछ ये है आंशिक आसवन। तो ये क्या होगा कि शराब को गर्म किया जाता है, पहले इथेनॉल वाष्पित होता है और इसे एक ठंडे कंडेंसर में भेजा जाता है जहाँ यह पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में 95 से 96% शुद्ध एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, यानी कि आंशिक आसवन विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं, राइट। नेक्स्ट, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण क्या है। तो इसमें कारण होता है दूध का खट्टा होने का मतलब कि दही जमना, और दही जब जमता है तो ये हम कह सकते हैं कि लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, लैक्टिक, राइट। यहाँ पे देखिए सब कुछ अच्छे से मेंशन किया गया, अगर हम पढ़ना चाहें तो क्लियरली पढ़ पाएंगे कि कुछ समय तक खुले में रखे जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण लैक्टिक एसिड होता है। प्रक्रिया की बात करें तो बैक्टीरिया की क्रिया होती है, वातावरण में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस और स्पेक्ट्रोकोकस दूध में मौजूद लैक्टोज, दूध की जो शर्करा होती है लैक्टोज का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कर देते हैं। लैक्टिक एसिड का निर्माण किस तरह से होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लैक्टिक एसिड का जो निर्माण होता है इस किण्वन प्रक्रिया में लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। लैक्टिक एसिड एक अम्ल होता है जिसे दूध का पीएच कम हो जाता है और वह खट्टा स्वाद हो जाता है। तो बेसिक से तो जानते ही हैं कि अम्ल जो कि स्वाद में खट्टा होता है। दूध फटने की प्रक्रिया की बात करें जब एसिडिटी एक निश्चित स्तर यानी कि पीएच जो है लगभग 4.6 तक पहुंच जाती है तो दूध का केसिन यानी जो दूध में प्रोटीन होता है जमने लगता है और दूध फट जाता है, राइट। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सागर में जो मौजूद सर्वाधिक मात्रा में पदार्थ होता है वो कौन सा है। तो सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कि निकल कर आएगा ऑप्शन बी, साधारण लवण। साधारण लवण यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कि हमारा नमक होता है NaCl, उसे हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में वही देखने को मिलता है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे आमतौर पर साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल में प्रमुख जो घटक होता है जो कि सोडियम क्लोराइड करीब लगभग 3.5% होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण थोड़ी मात्रा में और सल्फेट, कार्बोनेट्स और अन्य खनिज न्यून मात्रा में पाए जाते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा कि ज़्यादातर NaCl ही मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है।
यानी निम्नलिखित में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूसर गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन के मिश्रण को हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। भाप अंगार गैस कभी कभी पूछे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी है। ठीक है, CO+N2 जिसे हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो ध्यान दीजिएगा, डोलोमाइट जो है वो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट से बना अयस्क होता है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम करेक्ट है, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। राइट, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मेंशन किया हुआ आप देख पाएंगे, जैसे कि डोलोमाइट एक अयस्क है जो मुख्य रूप से कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है। मुख्य विशेषता की बात करते हैं इसकी संरचना, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट अयस्क है। रंग और रूप की बात करें तो ये सफेद, भूरे, गुलाबी या हल्के पीले रंग के खनिज हो सकते हैं। उपयोग की बात करें तो लौह एवं इस्पात उद्योग में फ्लस्क के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। सीमेंट निर्माण में भी किया जाता है। कृषि में मिट्टी की अम्लता को सुधारने में भी इसका इस्तेमाल होता है और सजावटी पत्थर के रूप में भवन निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट एक बार बन जाता है तो उसे हम लोग वापस उस फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो पानी का भाप में बदलना, ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। यानी अगर हम पानी को भाप में बदलते हैं तो भाप से वापस पानी में हम आ सकते हैं। तो ये होता है एक तरह का भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में वापस चेंजेबल हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ये एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी को टिक करेगा। राइट, नेक्स्ट वन आता है कि एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो सभी को पता है कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक की बात करें तो 0 से 7 तक लेकर के वो अम्लीय होता है, और जितना कम रहेगा उतना अम्लीय है, और 7 से लेकर के 14 तक की अगर बात करें तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना क्षारीय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन ए होगा 7 से कम। राइट, नेक्स्ट आता है कि एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स किसके भिन्न होते हैं? किसमें भिन्न होते हैं? जो समस्थानिक होते हैं आइसोटॉप्स इंग्लिश में, किस में भिन्न होते हैं? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनका जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करें, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। चलो इसके बारे में अच्छे से समझते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप्स परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या में समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। मुख्य अंतर की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होती है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, तो ये तो चेंज होता नहीं है, तो इसलिए ये रासायनिक गुण इनका समान होता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ये है कि इनका भौतिक गुण बदल जाता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या अलग होने के कारण भौतिक गुण जैसे घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, रेडियोधर्मिकता आदि जो है इसमें भिन्नता हो जाती है। ठीक है, तो भौतिक गुण चेंज होता है लेकिन रासायनिक गुण चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न ये कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी है? तो 0.03%, ऑप्शन ए बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है। तो द्विनाम पद्धति जो है वो किससे संबंधित था? तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हो जाएगा कि जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। और द्विनाम पद्धति को किसने दिया था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जो है वो खनिज की कमी के कारण होता है? कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कांस्टेबल एग्जाम में। तो इसी तरह का साइंस आप लोग थोड़ा सा कवर करना, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा साइंस कवर करा दें जिसमें आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, और साथ में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे बन के आएगा कि चुकंदर का जो केंद्र विल्गन रोग है, विल्गन रोग यानी हर्ट रोग, तो ये होता है बोरॉन की कमी के कारण खनिज। बाकी जब जो सभी है वो अलग अलग जैसे कवक और निम्नलिखित चीज़ों के कारण होता है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना कि चुकंदर का जो केंद्र विल्गन रोग है ये
खनिज के कमी कारण यानी बोरॉन के कमी कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है कि जो क्या कह रहा है, चुकंदर बीटरूट का केंद्र विलयन एक पोषक तत्वों की कमी के और अनुकूलहीन मिट्टी में स्थितियों के कारण होने वाली समस्या है। इसका मुख्य कारण बोरॉन है। आलू का जो विलगन है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। गन्ने का लाल विलगन जो है वो कवक के द्वारा होता है, और कपास का मलानी जो है वो भी आपका कवक के द्वारा होता है। तो यही आपको ध्यान में रखना था। नेक्स्ट आता है कि लिवरवर्ट। लिवरवर्ट क्या है? तो देखिए लिवरवर्ट की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं ऑप्शन बी, एक ऐसा स्थलीय यानी पादप है जिसमें जड़, तना और पत्तियां में विभेदन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बी को टिक कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं तो यहाँ पे एक चीज और याद रख सकते हैं कि लिवरवर्ट बायोफ्राइटा समूह का एक पादप होता है जो मुख्य रूप से नम और छायादार स्थानों पर पाया जाता है। राइट। नेक्स्ट देखिए, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि मेढक के हृदय कितने कक्षीय होता है। तो ये 3 कक्षीय होता है, जो कि 2 अलिंद और 1 निलय होता है। तो यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 2 अलिंद और 1 निलय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एंडोस्टियम पाया जाता है। एंडोस्टियम कहाँ पाया जाता है? तो एंडोस्टियम जो है वो हड्डियों का आंतरिक भाग में मिलता है, ऑप्शन बी, हड्डियों के आंतरिक भाग में मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे एंडोस्टियम जो है हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला एक पतला झिल्लीदार उत्तक है जो मुख्य रूप से लंबी हड्डियों की मज्जा गुहा की भीतरी सतह को ढकता है। एंडोस्टियम की प्रमुख जो विशेषताएं की बात करें तो स्थान देखिए ये हड्डी के भीतरी सतह में पाया जाता है, विशेष रूप से मज्जा गुहा यानी कि बोन मैरो जिसे हम कहते हैं, अस्थि मज्जा, और स्पंजी हड्डियों के अंदरूनी हिस्सों में भी इसकी परत होती है। साथ ही साथ इसके कार्य की बात करें तो इसके कार्य को हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हड्डियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है, अस्थि मज्जा का पोषण देता है। इसमें ऑस्टियोजेनिक कोशिकाएं होती है जो नई हड्डियों बनाने और पुरानी हड्डियों के टूटने की प्रक्रिया में सहायता करती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है? पादप कोशिका से प्राणी कोशिका को पहचाना जाता है, यानी यह भी कह सकते हैं कि दोनों में भिन्नता होती है। तो यह कोशिका भित्ति के कारण, ठीक है, कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो देखिए ग्रेना जो है, ग्रेना किसका घटक है? तो ये हरित लवक का घटक होता है, हरित लवक का। ग्रेना हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का घटक है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आज इस वीडियो में हमारे पास 25 क्वेश्चंस थे। तो 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस ही आपके साइंस के रहते हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको डेली एक एक सेट प्रोवाइड करा दें ताकि आपके पास प्रीवियस ईयर का एक पूरा मतलब एक तरह से बंच मिल जाए कि क्या क्या क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। ठीक है, और साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाता है। तो वीडियो कैसा लगा वो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो पर और अच्छे तरीके से वर्क करके आपके सामने रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।